तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम भारत के नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यानों के इस बेहद उलझे हुए जाल को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर इतने सारे पार्क्स और उनकी लोकेशंस को याद रखना किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम कुछ बेहद शानदार मेमोरी ट्रिक्स और इकोलॉजिकल लॉजिक के जरिए इस पूरी जानकारी को आपके दिमाग में हमेशा के लिए 3D एटलस की तरह सेट कर देंगे। आज की हमारी ये सफारी कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे बायोडाइवर्सिटी वॉल्ट्स और पार्क सुपरलेटिव्स से, फिर हम नॉर्दर्न ट्रेल के ट्रिक्स देखेंगे और उसके बाद ईस्टर्न वंडर्स और सदर्न कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से होते हुए अंत में सह अस्तित्व के एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचेंगे। हमारी ये यात्रा हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होकर सीधे अंडमान तक जाने वाली है। तो सबसे पहले भाग 1, बायोडाइवर्सिटी वॉल्ट्स एंड जोन्स। पार्क्स के असल नाम रटने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इन अलग अलग तरह के संरक्षित क्षेत्रों के बीच का बुनियादी अंतर क्या है। एक बार ये लॉजिक समझ आ गया तो आगे की चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ समझने वाला है वो ये है कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच का असली अंतर इंसानी दखल पर निर्भर करता है। एक सेंचुरी किसी पब्लिक पार्क की तरह है जहाँ कुछ हद तक इंसानी गतिविधियों की छूट होती है, जैसे मवेशी चराना या लिमिटेड टूरिज्म। लेकिन एक नेशनल पार्क बिल्कुल एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट यानी किसी बैंक की सख्त तिजोरी की तरह होता है। यहाँ 0% ह्यूमन एक्टिविटी का नियम लागू होता है। कोई लकड़ी काटना नहीं, कोई चराई नहीं। और क्योंकि इतने सख्त नियम एक बहुत बड़े इलाके में लागू करना व्यवहारिक नहीं होता, इसलिए अक्सर इन नेशनल पार्क्स का एरिया थोड़ा छोटा रखा जाता है ताकि पुलिसिंग सही से हो सके। इसके विपरीत एक बायोस्फीयर रिजर्व का दायरा बहुत ही विशाल होता है। असल में आप इसे किसी स्पेसशिप के एयरलॉक सिस्टम की तरह सोच सकते हैं। सबसे अंदर होता है कोर जोन, जहां इंसानों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। इसके ठीक बाहर आता है बफर जोन, जहां केवल वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए जाने की अनुमति होती है। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन, जहां मानव बस्तियां और खेतीबाड़ी होती है। ये शानदार एयरलॉक सिस्टम बाहरी दुनिया के शोर शराबे को अंदर के अति संवेदनशील जानवरों तक पहुंचने से रोकता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, इंडियाज नेशनल पार्क सुपरलेटिव्स। ये हमारा हॉल ऑफ फेम है, जहां इकोलॉजी की कुछ चरम सीमाएं देखने को मिलती हैं। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क से, जो है जिम कॉर्बेट। वैसे क्या आप जानते हैं, 1936 में जब ये बना था तब इसका नाम जिम कॉर्बेट था ही नहीं, बल्कि इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। अब जरा भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान पर नजर डालते हैं, लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में स्थित हेमिस नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, पूरे 4400 वर्ग किलोमीटर। अब सवाल यह है कि यह इतना विशाल क्यों है? इसका सीधा सा बायोलॉजिकल लॉजिक है। स्नो लेपर्ड्स यानी हिम तेंदुए। इस ठंडी और बंजर जगह में शिकार बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए एक शिकारी को जिंदा रहने और अपना पेट भरने के लिए बहुत बड़े इलाके की जरूरत होती है। और यहीं पर प्रकृति का एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। हेमिस के बिल्कुल उलट, अंडमान द्वीप समूह में मौजूद साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा उद्यान है। एरिया कितना है? मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर। अब ये इतना छोटा क्यों है? क्योंकि यह एक उष्णकटिबंधीय समुद्री इलाका है और यहाँ की कोरल रीफ्स यानी मूंगा चट्टानों में जीवन इतनी सघनता से भरा हुआ है कि जानवरों को बड़े एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक छोटे से हिस्से में ही खचाखच बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। खैर, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसे यूं ही भारत का टाइगर स्टेट नहीं कहा जाता। इस राज्य के नाम कुल 11 नेशनल पार्क्स होने का रिकॉर्ड है। इसमें पन्ना नेशनल पार्क शामिल है, जो अपने हीरे की खदानों के लिए मशहूर है, और कूनो नेशनल पार्क, जिसके बारे में तो आपने हाल ही में सुना ही होगा, जो अफ्रीका से लाए गए चीतों का नया घर बना है। अब आते हैं आज के एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार हिस्से पर, भाग 3, द नॉर्दर्न ट्रेल और हमारी मेमोरी ट्रिक्स। देखिए, जब एग्जाम्स का भारी प्रेशर होता है ना, तब सीधे सीधे नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ अजीब, ड्रामेटिक और फनी निमोनिक्स ली सबसे ज्यादा काम आते हैं। जरा इस अजीब सी लाइन पर गौर कीजिए। सलीम की जिंदगी गमों से भरी है और वो इसे किश्तों में काट रहा है। थोड़ी फिल्मी लग रही है ना? लेकिन ये ड्रामेटिक लाइन जम्मू और कश्मीर के पार्क्स को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
ड्रामा जितना ज़्यादा होगा, ये ज्योग्राफिकल फैक्ट्स उतने ही पक्के तरीके से दिमाग में छप जाएंगे। चलिए इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। सलीम से सलीमली नेशनल पार्क, गम से दाचीगाम जो कश्मीरी हंगुल हिरण के लिए बहुत फेमस है, और किश्तों से किश्तवाड़ नेशनल पार्क। है ना आसान? इसी तरह अगर हम भारत के मध्य भाग में आएं तो नामकरण का लॉजिक और भी मजेदार हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वहाँ दुधवा नेशनल पार्क है। और झारखंड में, जहाँ क्रिकेटर MS धोनी को पूरे राज्य का लाडला बेटा माना जाता है, वहाँ बेतला नेशनल पार्क मौजूद है। एकदम परफेक्ट कनेक्शन। अब गुजरात की इस थोड़ी डार्क ह्यूमर वाली ट्रिक को सुनते हैं। ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इसे तोड़ कर देखते हैं। ब्लैक बक से ब्लैक बक नेशनल पार्क, वन से वंसदा, गिर से गिर नेशनल पार्क जो पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर है, और मर से मरीन नेशनल पार्क। ये लाइन अजीब जरूर है, पर आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे, ये पक्का है। चलिए अब नक्शे पर थोड़ा पूर्व यानी ईस्ट की तरफ चलते हैं। भाग 4, फ्लोटिंग पार्क्स एंड ईस्टर्न वंडर्स। ये वो इलाका है जहां भारी बारिश होती है, और यहाँ हमें ऐसे इकोसिस्टम मिलते हैं जिन पर पहली बार में यकीन करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्या कोई नेशनल पार्क पानी पर तैर सकता है? सोचिए, असल में मणिपुर की लोकतक झील पर फुमदी पाई जाती हैं। ये फुमदी सड़ी गली वनस्पतियों और जैविक पदार्थों का एक बेहद मोटा, स्पंजी और तैरता हुआ गद्दा होता है, और इसी गद्दे के ऊपर पूरा का पूरा केइबो लामजाओ नेशनल पार्क बसा है। जी हाँ, ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क है, और दुर्लभ संगाई हिरणों का घर भी। बिल्कुल अविश्वसनीय। अब असम के पार्क्स की बात करते हैं। इनको याद रखने के लिए हमने एक पूरी बॉलीवुड शादी की स्क्रिप्ट ही तैयार कर दी है। ध्यान से सुनिए। माना मेरी, असम के काजी से, डिब्रू से शादी करवा दी, पर वहां एक ओरांग भी है। अब ये ट्रिक इस स्लाइड को बहुत ही दिलचस्प बना देती है। भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है। आइए इस बॉलीवुड ड्रामे को डीकोड करें। माना से मानस, मेरी से नामेरी, काजी से काजीरंगा जो अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, डिब्रू से डिब्रू सैखोवा, और ओरांग से ओरांग नेशनल पार्क। वहीं पड़ोस में मेघालय है। अब चूंकि वहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहां चलने के लिए नौका यानी नाव तो चाहिए ही होगी। बस इसी लॉजिक से याद रखिए वहां का नोकरेक नेशनल पार्क। अब हम भारत के नक्शे के उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। भाग 5, द सदर्न कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। यहाँ पार्क्स के नाम इतने उलझे हुए और एक जैसे हैं कि एग्जाम्स में जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, कर्नाटक के लिए हमारे पास एक स्वच्छ भारत अभियान स्टाइल की ट्रिक है। देखिए, नगर में कूड़े का अंश बैनर पे बैन है। कितनी सफाई से सारे पार्क्स आ गए इसमें। नगर से नागरहोल, कूड़े से कुद्रेमुख, अंश से अंशी, बैनर से बन्नेरघट्टा और बैन से बांदीपुर नेशनल पार्क। अब जरा इस राजीव गांधी ओवरलैप को समझना बहुत जरूरी है। नाम एक ही है, लेकिन 3 पूरी तरह से अलग राज्य और बिल्कुल अलग इकोसिस्टम। अगर सवाल में राजीव गांधी ओरांग है तो वो असम में है, अगर राजीव गांधी रामेश्वरम है तो वो आंध्र प्रदेश में है, और अगर राजीव गांधी नागरहोल है तो वो कर्नाटक में है। आप देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ एक आखिरी शब्द पूरा का पूरा भूगोल बदल कर रख देता है। बिल्कुल यही कंफ्यूजन संजय नाम के साथ भी होता है। अगर एग्जाम में केवल संजय नेशनल पार्क लिखा है तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गहरे बॉर्डर वाले जंगल में है। वैसे इसका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा गुरु घासीदास कहलाता है। लेकिन अगर इसमें गांधी शब्द जुड़ गया, यानी संजय गांधी नेशनल पार्क, तो भाई वो सीधा महाराष्ट्र में मुंबई शहर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है। सोचिए, एक शब्द मिस किया और आपका जवाब घने जंगल से उठकर सीधे महानगर के ट्रैफिक में पहुंच जाएगा। चलिए आज के इस सफर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 6, अ क्वेश्चन ऑफ कोएग्जिस्टेंस। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान के मरीन पार्क्स को अगर हम देखें तो पाएंगे कि उनके नाम महात्मा गांधी और रानी झांसी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों पर रखे गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के समय में इन्हें वहीं की कुख्यात सेल्युलर जेल में काले पानी की सजा के लिए भेजा जाता था। इतिहास और भूगोल का ये जुड़ाव वाकई बहुत गहरा है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही गंभीर बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, और वो बात ये है कि क्या हम इंसान प्रकृति के साथ सहअस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस पूरी तरह से भूल चुके हैं?
इन नेशनल पार्क्स को एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट बनाने की जो सख्त ज़रूरत पड़ी है, जहां 0% इंसानी गतिविधि की अनुमति हो, क्या यह इस बात का सबूत है कि हमारे पास अब अन्य जीवों को बचाने के लिए खुद को उनसे पूरी तरह अलग-थलग करने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा? ये एक ऐसा विचार है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो आज हमने इन सभी जटिलताओं को डिकोड किया। इन भौगोलिक फैक्ट्स और ट्रिक्स को अपने दिमाग में सुरक्षित रखिए, ये ज्ञान आपको हमेशा काम आएगा। इसी के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।